हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट को समझने से पहले हम अपने पास्ट में जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या रिलेशन है इसका प्रीवियस चैप्टर से। ये सारी चीजें हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो किसका बिहेवियर था, जो कंज्यूमर का बिहेवियर था, जो हमें बताता था कि भाई जो कंज्यूमर होता है उसकी बहुत सारी वांट्स होती हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक लॉ बनाया था दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो किसका था, जो कंज्यूमर के बिहेवियर पर टोटली डिपेंड था, जो बताता था कि हमें कि भाई अगर एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट से, उस कंजप्शन से, उस पर्टिकुलर यूनिट्स के कंजप्शन से वो दिन पे दिन खत्म होती जाती है। तो हमें ये भी पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में, जो टर्म्स पढ़ी थी कि जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने पढ़ा था कि भाई हमें अब अनलिमिटेड वांट्स को अगर सेटिस्फाई करना है देन वी हैव टू डू प्रोडक्शन, हमें क्या प्रोडक्शन करना जरूरी है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमें बताता था कि हम वेरियस इनपुट्स का यूज करके दैट इज फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। उसी को हम बोलते थे प्रोडक्शन फैक्टर, जहां पे हम दो फैक्टर्स को यूज करते थे, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो हम भाई अगर हम किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स है, हर एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स को क्या करना है, जो उनकी पर्सनल नीड्स है, जो भी उनकी वांट्स है, उनको डिजायर को क्या सेटिस्फाइड करना है। अब उस गुड्स को प्रोडक्शन करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएगी। अब उसी कॉस्ट को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे टाइम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट मतलब कि भाई अगर आपने एक शूज का मैन्युफैक्चरिंग किया तो शूज से रिलेटेड उसको बनाने में जो भी खर्चा एक प्रोड्यूसर बियर करता है दैट इज द कॉस्ट, वो क्या होती है, हमारी कॉस्ट होती है। पर इसके अंदर हमारी बहुत सारी कॉस्ट होती है, उनको हमें एक एक करके पढ़ना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि भाई ये कॉस्ट क्या कहता है, इसका कर्व क्या है, ये कैसे कर्व को बताता है, ये सारी चीजें, इसका बिहेवियर क्या होता है पर्टिकुलर कॉस्ट का, ये सारी चीजें हमें एनालिसिस करके डीपली पढ़नी है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। क्योंकि हर एक बच्चा पास होता है, पर मैटर ये करता है कि नॉलेज भी साथ के साथ मैटर करती है। अगर एक बच्चे को पता है कि भाई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, पर उसको अगर सामने वाले पर्सन एक बैठा हुआ है और आप उसको पता है कि भाई आप एक सीएस, सीएस या सीएमए स्टूडेंट हो, तो भाई आपको पता होना चाहिए ना जो वो पूछ रहा है। उसने पूछा आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, आपने बोला फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फिक्स्ड होती है, बस। उसने बोला क्या फिक्स होती है, आपको बोलना ही नहीं आया, क्योंकि आपको उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। तो समझना मेरी एक एक चीज को, क्योंकि मेरे बातों में ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर छुपे होते हैं। अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना तो भाई आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो भाई आप मेरी बातों को सुन के ही वो अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्योंकि मैं अपने हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चंस को कवर कर लेती हूं अपने लेक्चर में ही। आपको अलग से पढ़ने की, अलग से मल्टीपल चॉइस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे को सुन लिया दैट इज वेल एंड गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट wasting any time. First we have to study what do you mean by cost. तो cost मतलब कि भाई जो एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है किसमें, परचेज में, किसके परचेज में, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। हमने पढ़े थे हमारे फैक्टर इनपुट दैट इज लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड ऑनर। मैम फैक्टर इनपुट मतलब फैक्टर इनपुट जो हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। उन्होंने 4 पार्ट्स में हमारे फैक्टर इनपुट को क्लासिफाई करा था। दैट इज फर्स्ट लैंड, सेकंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल मतलब अ अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रोथ करनी है, सर्वाइवल करनी है, तो भाई आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, जिसको हम ऑनर भी बोलते हैं। अगर हमारे पास लेबर है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास कैपिटल है, पर वो पर्सन नहीं है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हमें गाइड करने में मदद करेगा, हमारे लिए डिसीजंस लेगा, प्लान्स बनाएगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, तो सारी चीजें वेस्टेज है ये। तो ऑनर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेस होता है जो हमारे वर्क को यहां से यहां ले जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी, उसके प्लान, उसकी पॉलिसीज ही हमें लो से लेके, जीरो से लेके हाई तक पहुंचाता है। तो हम इन फैक्टर इनपुट, अब नॉन फैक्टर इनपुट, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑनर के अलावा हमें प्रोडक्शन के लिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए होती है। हमने लैंड के अंदर पढ़ा भाई जमीन, कि भाई जमीन होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो हम उस बिल्डिंग के अंदर क्या प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेबर जो उस वर्क को करेंगे, कैपिटल जो हमारे पास पैसा है जिससे हम मशीनरीज वगैरह परचेज करेंगे, दैट इज कैपिटल। अब ऑनर जो पर्सन हर चीज हमें गाइड करेगा, हमें बताएगा कि कौन सा काम कैसे करना है, हर एक चीज की अवेलेबिलिटी करेगा, डिसीजंस मेकिंग लेगा, प्लान्स बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा, ठीक है। ये अब ये सारी चीज तो हो गए। अब नॉन फैक्टर इनपुट में अगर बात करूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि मशीनरीज के लिए आपको मशीनरी आप लेके आए हो तो उनको चलाना जरूरी है, क्योंकि भाई आप वर्क उसी से करोगे। अगर आपके पास मशीनरीज नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? अब मशीनरी को चलाने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे काम करोगे? सब चीज तो वेस्टेज है। तो यही है नॉन फैक्टर इनपुट, कि भाई कॉस्ट मतलब कि एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हो किसके परचेज में, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग। किस लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, की पर्टिकुलर कमोडिटी का आउटपुट निकालने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, चाहे वो फैक्टर इनपुट में चाहे नॉन फैक्टर इनपुट में, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो इन्होंने कॉस्ट को वेरियस सेगमेंट्स में क्लासिफाई करा है। हर एक कॉस्ट का प्रकार, टाइप आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। वन वर्ड में उसका डायग्राम, उसके टेबल, आपके सारे कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्या पता होगा। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ के एक एक कॉस्ट को ढंग से पढ़ेंगे, उनका कर्व्स देखेंगे। कुछ कॉस्ट के ऐसे भी हैं जिनके कर्व्स नहीं है, जिनके डायग्राम नहीं है, पर कुछ कॉस्ट ऐसे भी हैं जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इनके सबके डायग्राम हमें ढंग से देखने हैं। उससे पहले हम और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं। सबसे पहला है मनी। मनी मतलब कि भाई जो भी पैसा हम पे कर रहे हैं किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मनी। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट का एक प्रकार कहलाएगा, दैट इज मनी। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, जो भी पैसे को हम पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर हैविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के लिए, जैसे हमें पता है हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट
देते हैं और ऑनर को हम प्रॉफिट देते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स की पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। वो क्या कहलाएगा? मनी कॉस्ट कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल कि भाई मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने लैंड ले रखा है, मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, जो लेबर्स आ रहे हैं मैं उनको 6,000 7,000 8,000 उनके वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको वेजेस पे कर रही हूँ। जो पैसा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्म के अंदर लगा हुआ है उसके बदले में क्या दे रही हूँ? इंटरेस्ट दे रही हूँ इस कैपिटल पे। या फिर और जो ऑनर है वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है, अपना हिस्सा निकाल रहा है, क्योंकि भाई उसकी तो भी तो मेहनत लग रही है, तो वो उसके बदले क्या ले रहा है? अपना प्रॉफिट ले रहा है। दैट इज कॉल्ड द मनी कॉस्ट। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट में जो भी खर्चा आएगा वो जो हम पैसा मनी की फॉर्म में देते हैं, फिजिकल फॉर्म में देते हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। अब नेक्स्ट वन है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मतलब जो सैक्रिफाइसेस डन किए गए हैं किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोड्यूसर दिन रात मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे अपना बिजनेस खोलना था, अगर वो यहाँ पे नहीं करता तो उसे कहीं और पे एक अच्छी सी जॉब मिल जाती। वो दिन रात यहाँ पे लगा हुआ है, कॉन्स्टेंटली खड़ा है, सबको देख रहा है, डिसीजन मेकिंग में रॉ मटेरियल अवेलेबल कर रहा है कि क्या है, ये सारे उसके सैक्रिफाइसेस है, वो सारे उसके एफर्ट्स है। उस सैक्रिफाइस, उस एफर्ट्स की कॉस्ट दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड रियल कॉस्ट कि जो उसका पसीना आ रहा है, जो वो मेहनत कर रहा है, खड़े रह रहा है, जो वेटिंग टाइम है उसका, वो हर एक चीज को एनालिसिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट। जो भी एफर्ट्स, जो भी सैक्रिफाइसेस हमारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ऑनर के द्वारा किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट। एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस डन बाय द प्रोड्यूसर, जो भी सैक्रिफाइसेस या एफर्ट, जैसे रॉ मटेरियल किस लाइन में कहीं से लेके आना है, सूरत से अपना रॉ मटेरियल लेके आना जा रहा है, वो खुद जा रहा है, वहां पे लाइन में लग रहा है, फिर लेके आ रहा है, उसका पसीना, उसकी मेहनत, दिन रात की मेहनत, उसने अपने घर के फंक्शंस को छोड़ दिया फॉर अचीविंग देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट। कि जहां पे वो सैक्रिफाइसेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन तीनों कॉस्ट को मेनली 2 है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। प्रॉफिट सबको पता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ध्यान से देखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम से। इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बता देते हैं और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट को बता देते हैं। तो ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रही हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, एक्चुअल पेमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर फॉर परचेजिंग द फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट फ्रॉम द मार्केट। क्या बोला मैंने कि भाई जो भी पेमेंट एक्चुअली में पे की जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा फॉर परचेजिंग द रिसोर्सेज, दैट इज फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। जो भी पैसा एक्चुअली में बियर किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा एक्चुअली में पैसा जा रहा है, मतलब आपकी जेब से पैसा निकल के उसके पास चला गया जिसने आपको फैक्टर या नॉन फैक्टर इनपुट प्रोवाइड किए हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कि भाई सच में आपका पैसा जा रहा है आपकी जेब से फॉर परचेजिंग द फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट फ्रॉम द मार्केट। और हम इस कॉस्ट को क्या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो कि भाई एक्चुअल पेमेंट जो की जा रही है किसके द्वारा? हमारे प्रोड्यूसर के द्वारा। किसके लिए? जो भी उन्होंने परचेज किए हैं फैक्टर इनपुट
इनपुट्स या नॉन फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। अगर मैंने अपनी, जिसमें मैं इस कमरे में आपको, फॉर एग्जांपल जिस कमरे में मैं आपको लाइव क्लासेस या लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये मैंने रेंट में ले रखा है, ये मैंने रेंट पे ले रखा है, तो भाई मैं इस रेंट का क्या दूंगी, इस कमरे का खर्चा दूंगी, रेंट दूंगी। दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट, कि मेरे जेब से एक्चुअली में पैसा गया। या फिर मैंने फैन वगैरह, चेयर्स वगैरह, जो भी चीजें और थी वो मैंने ले रखी है रेंट पे, तो मुझे उसका पैसा पे करना पड़ेगा। और मैंने जो भी टेक्निकल वर्क होता है उसके लिए मैंने लेबर्स, पर्सन्स हायर कर रखे, तो मैं उनको क्या कर रही हूँ, पेमेंट कर रही हूँ। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अगर पैसों की लेन देन हुई है, दैट इज मस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन योर बुक्स, ये वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी ही होंगी। यहां पे क्या है, एक्चुअली में पेमेंट डन बाय द प्रोड्यूसर, एक्चुअली पेमेंट डन बाय प्रोड्यूसर। यहाँ पे एक्चुअली में पेमेंट डन की जा रही है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर का द्वारा, फॉर परचेजिंग द फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। पर अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब सेल्फ ओन इनपुट, कि भाई अगर मेरे पास ये इनपुट है तो भाई उनकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो कमरा है जहां से मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, ये कमरा मेरा खुद का है, तो भाई मैं इसके लिए कोई रेंट नहीं पे कर रही हूँ, पर इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। अगर मैं इसको रेंट पे लेती तो मुझे 4,000 5,000 रेंट पे करना पड़ता। दैट इज सेल्फ ओन्ड इनपुट, मतलब मैं खुद के इनपुट्स का यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर है जो स्लीपर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस स्लीपर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसने क्या करा, जो उसका कमरा था उसने उसी कमरे को क्या करा, अपने काम के लिए यूज कर लिया। तो क्या हुआ, ये उसके सेल फोन इनपुट है, पर उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। यस है, वो 4,000 5,000 रेंट में दे सकता था, पर वो क्या कर रहा है, अपने खुद के बिजनेस के लिए उसे यूज कर रहा है। उसने अपनी बीवी को अपने साथ काम में लगा लिया, उसकी अगर वो किसी और पर्सन को बाहर से लेके आता, वो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेजेस पे करता, पर अगर उसकी बीवी काम कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। या फिर उसने जो भी पैसा लगा रखा है अपने बिजनेस में, अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस कैपिटल का पैसा अगर वो बाहर से लेके आता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ओन्ड इनपुट, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड, जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ पैसों की लेन देन हुई नहीं, पर हाँ उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, जिसको हम मार्केट से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे पता लगाना है कि जो मेरी बीवी मेरा काम कर रही है उसकी क्या वैल्यू है, तो भाई लेबर को पूछो ना, जाओ एक लेबर को पूछो कि भाई मेरे वहां पे काम करने का तो कितना लेगा, वही उसकी सैलरी होगी। दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब मैं बात करूं प्रॉफिट के, प्रॉफिट मतलब ये अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो एक्सप्लिसिट का खर्चा भी उठाएगा, इम्प्लिसिट का खर्चा भी उठाएगा, और उस खर्चे में उस टोटल एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ के उसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी जोड़ेगा, जिससे कि वो उस पैसे को जोड़ के अपना भी कुछ कमा सके और उस फाइनल अमाउंट में क्या कर सके, अपने कमोडिटी को सेल आउट करे। फॉर एग्जांपल मेरा 1,000 रुपए का, मैं क्या किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैं स्लीपर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, जिसमें से 50 रुपए का मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई, 30 रुपए की मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट आई, और मैंने 25 रुपए का अपना क्या प्रॉफिट जोड़ा। तो भाई एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट इज 105। 50 30 80 80 प्लस 20 105।
इकोनॉमिक कॉस्ट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे पढ़ा कि अगर एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करता है तो भाई उसके लिए इनपुट्स की रिक्वायर होती है, चाहे वो फैक्टर इनपुट हो चाहे नॉन फैक्टर इनपुट हो। अब इन इनपुट्स को परचेज करने के लिए अगर वो एक्चुअली में पेमेंट डन करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पर अगर उसके पास कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिससे वो पे नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वो खुद की है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग है वहां पे मैं बिजनेस कर सकता, मैं वहां पे उसको रेंट पे लगा सकता था, पर मैंने उसको अपने बिजनेस के लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। उसकी एक वैल्यू तो है पर मैंने उसको अपने लिए यूज करा, दैट इज सेल्फ ओन्ड इनपुट, वो मेरे खुद के इनपुट्स है। और प्लस अमाउंट में प्रॉफिट, अगर हम इन तीनों को सम अप करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमें हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट निकल के आती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस द मार्जिन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। अब नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने अपने फर्स्ट स्टडी नोट में भी पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज फॉरगॉन, कि भाई हमारे द्वारा जो भी सैक्रिफाइसेस किए गए हैं किस लिए, अपनी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें एक मिस्टर ए है जिसने जॉब के लिए अप्लाई करा, उसको एक जॉब 1 मिली जिसमें उसको 10,000 रुपए मिल रहे थे, एक जॉब 2 अप्लाई करी जिसमें उसको 18,000 मिल रहे थे, एक जॉब 3 उसे मिल रही थी जिसमें उसको 22,000 रुपए प्रोवाइड हो रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जॉब 3 को ही ऑप्ट करेगा क्योंकि उसमें हायर वेजेस प्रोवाइड हो रही है। पर ये अपॉर्चुनिटी को उसने अवेल करने के लिए जो उसने उससे पहले वाली अपॉर्चुनिटी को क्या करा, हटा दिया, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच इज जॉब 2। अगर उसको 22,000 वाली जॉब नहीं मिलती तो वो 18,000 वाली जॉब को ही ऑप्ट करता, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और एग्जांपल, इन हमारा जो कैपिटल, अगर एक पर्सन है उसको कैपिटल की जरूरत है तो उसने क्या करा, अपने घर का पैसा क्या कर लिया, अपने बिजनेस में लगा लिया, क्योंकि वो बाहर से लोन नहीं देना चाहता था। वो बाहर पे अगर वो पैसा लेता तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता। तो भाई वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई हमने उस अपॉर्चुनिटी में अपना पैसा लगाया, उस सिचुएशन में अपना पैसा लगा के हमने उस अल्टरनेटिव को फोरगॉन कर दिया। अब और भी टाइप की कॉस्ट है, वो भी पढ़ते हैं हम। एक और कॉस्ट है प्राइवेट कॉस्ट। एक हमारी प्राइवेट कॉस्ट होती है, अनदर वन इज सोशल कॉस्ट। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉस्ट की, प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो भी प्रोड्यूसर जो भी अमाउंट बियर करता है इन द फील्ड ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ अ कमोडिटी या इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन एक क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कॉस्ट उसने बियर करी है विदाउट हमें उसमें प्रॉफिट को ऐड नहीं करना, जो प्रॉपर कॉस्ट है, अगर उसको रॉ मटेरियल से, लैंड से लेके जो भी उसने फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट को पेमेंट करी, सब चीज से लगा के उसने अगर 200 रुपए उस कॉस्ट में बियर करे तो 200 हमारी प्राइवेट कॉस्ट है। पर अगर इसमें हम वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब तो वो इकोनॉमिक्स कॉस्ट बन जाएगी। पर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी उसकी कॉस्ट आई है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट कॉस्ट। अब मैं बात करूं सोशल कॉस्ट, इसको एक एग्जांपल से समझना, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है सोशल कॉस्ट का। बेसिकली क्या होता है, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, मेनली अगर मैं मानूं केमिकल्स वाली कंपनी जो होती है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा केमिकल्स
पैदा करती हैं, जो वो फ्लो कर देती हैं हवा में, चाहे एयर पॉल्यूशन के थ्रू, रिवर पॉल्यूशन के थ्रू, वो हमारी सोसाइटी को बियर करना पड़ता है। और उस हार्मफुल केमिकल से जो भी सोसाइटी का लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोशल कॉस्ट। और हमें ये कम करने की करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको ना के बराबर करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपनी सोसाइटी से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। सोशल कॉस्ट मतलब कि भाई आपकी वजह से, एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या जो भी फर्म्स, जो भी कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनकी वजह से अगर सोसाइटी को जो भी नुकसान हो रहा है उनकी हेल्थ में या किसी भी चीज में, दैट इज कॉल्ड द सोशल कॉस्ट। जो सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है, किसकी वजह से? फर्म्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो हार्मफुल केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रही है, फ्लो कर रही है, और उनकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिसीज उनको पैदा हो रही है, बॉर्न हो रही है, दैट इज द सोशल कॉस्ट। उनके लिए उसको जो भी खर्चा इन्वेस्ट पे करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोशल कॉस्ट। एक और होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, जो अब हम रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज इरिकवरेबल, कि भाई अब वो पैसा हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर मैं संक कॉस्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, दैट इज एडवर्टीजमेंट। अब एक मेरे कमोडिटी आई, मैंने उसका प्रोडक्शन करा, मैंने उसका एडवर्टीजमेंट भी करा, मैंने उसका एडवर्टीजमेंट कैटरीना कैफ से कराया, करीना कपूर खान से कराया। अब वो एडवर्टीजमेंट से आपका प्रोडक्ट कितना ग्रो करता है या नहीं करता है वो मैटर नहीं करता। एक बार पैसा गया तो डूब गया, अब वो पैसा आपको नहीं मिल सकता, और वो मिलता भी नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भाई आते हैं, एडवर्टीजमेंट भी होती है, पर पब्लिक को पसंद नहीं आके वो डूब जाता है, वो प्रोडक्ट नामो निशान उसका हट जाता है। दैट मीन्स कि भाई अब वो जो पैसा है वो इरिकवरेबल है, वो पैसा हमारा डूब चुका है। तो अब हम अपनी थोड़ी बुक पे जाते हैं, उसके बाद और हमारे कॉस्ट है जिसकी पे अब हमें हर एक के कर्व्स पढ़ना जरूरी है, उनका एनालिसिस करना चाहिए, उनका पता होगा हमें कि उनका डायग्राम कैसा होता है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे के हमें सब चीज का बिहेवियर को हमें यहाँ पे पढ़ना है। उससे पहले हम अपनी बुक में जाते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट में क्या बोला इन्होंने? इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ फर्म टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। एक प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो फैक्टर इनपुट को परचेज करने में, चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट को परचेज करने में, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट होती है। और कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी। वही तो कॉस्ट होगी जो क्वांटिटी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कॉस्ट। टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़नी है। सबसे पहला है मनी। मनी मतलब जो एक्चुअल पेमेंट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी बाय द प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड द मनी। रेंट पेड टू लैंड, वेजेस टू द लेबरर्स, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मनी। नेक्स्ट वन इज रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट मैंने आपको बताया जो एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस डन बाय द प्रोड्यूसर व्हिच हैज नॉट एनी वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज कॉल्ड द रियल कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। नाम याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये प्रोपाउंडेड किया गया था ये कॉस्ट को। Exertion of all kinds of labor that are already indirectly involved in production process। जो भी उनकी मेहनत है किसकी, लेबर्स की प्रोडक्शन प्रोसेस में। जरूरी नहीं कि जो लेबर होते हैं वही काम करते हैं, हमारे सप्लायर, हमारे रिटेलर जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर, जो हमें मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से। ऑल दिस एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस टुगेदर विल बी कॉल्ड एज रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, exertions of all kind of labor, waiting and sacrifice required for saving the capital। जो भी आपने वेट किया है, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है,
कैपिटल को सेव करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ रियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब क्या होती है, जो भी टोटल खर्चा एक प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। उन्होंने उसको तीन पार्ट्स में बांधा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो जिसके लिए एक्चुअल पेमेंट डन की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी बाय द प्रोड्यूसर, जिसके पॉकेट में से पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड करते हैं और जिसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। एक्चुअल पेमेंट्स मेड बाय फर्म फॉर परचेजिंग और हायरिंग रिसोर्सेज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर वो रिसोर्सेज का हायर कर रहा है, आपने देखे ना हायर परचेज की मशीनरीज वगैरह को भी इंस्टॉलमेंट में हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसके लिए पेमेंट हम डन कर रहे हैं। दिस कॉस्ट आर एक्चुअल मनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकर्ड फॉर परचेजिंग द रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रेंट टू लैंड, wages to the laborer, expenditure on raw material, interest on borrowed money, etc. जो पैसा हमने लोन पे लिया है, खरीदा है, उसके लिए जो भी हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, that is called the explicit cost. Next one is implicit cost. These costs are imputed cost of the factors of production owned by the producer himself, which are generally left out in the calculation of expense of the firm. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है अपने खुद के घर से सामान लेके आ रहा है, रिसोर्सेज लेके आ रहा है, जिसको हम एक्सपेंसेस में नहीं मानते हैं। फिर एग्जाम्पल रेंट फॉर द यूज ओन लैंड, जब वो अपने लैंड का यूज कर रहा है तो वो उसका रेंट, इंटरेस्ट ऑन हिज ओन कैपिटल, जो पैसा वो अपने यूज कर रहा है उस पे इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू है। अगर हम बाहर से रेंट लेते तो हमें उसमें रेंट पे करना पड़ता, बाहर से पैसा लेते तो हमें उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बुक, इसलिए इसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोला जाता है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि हमने एक्सपेंस माना ही नहीं, क्योंकि हम ये खुद के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। Next one is normal profit, the minimum amount which is required to keep an entrepreneur in the production process is known as normal profit. Next one is opportunity cost. The opportunity cost of anything is next best alternative cost which is foregone. मतलब कि भाई next best alternative which is foregone, जो हमने left out कर दी, जो हमने छोड़ दी एक opportunity को gain करने के लिए। Individual point of view और nation point of view the resources are scarce. हमें पता है जो हमारे resources है वो क्या है, बहुत limited है। At that time to get the one commodity we have to forgo the another commodity. अगर हम चाहते हैं किसी भी commodity को बढ़ाना तो हमें दूसरी commodity को क्या करना पड़ेगा, वो sacrifice करना पड़ेगा। This is called opportunity cost और हम इसी को क्या बोलते हैं, opportunity cost बोलते हैं। बहुत ही आपको एग्जांपल दिया गया है राइस और वीट का। अगर आप चाहते हो राइस और वीट का, आप इतनी सी लैंड में इतने राइस का और इतना वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो राइस का प्रोडक्शन इतने पे हो तो आपको भाई अपने वीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आपको इतनी ही लैंड पे दोनों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, आपको एक का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे की अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब यूज क्या क्या है हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। The concept of opportunity cost has been widely used by modern economists in various fields. जो हमारे modern economics है वो opportunity cost बहुत सारी fields में use कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, मतलब ये क्या बोलता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, उनको जो भी फैक्टर पेमेंट हो रही है एटलीस्ट हमें उनको उनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जितनी या उससे ज्यादा पेमेंट करनी है, उससे कम नहीं। अगर हम उससे कम उन्हें पेमेंट करेंगे तो वो भाग जाएंगे जहां पे उन्हें ज्यादा मिल रहा है। यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो क्या बोलता है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड अ प्राइस दैट इज एटलीस्ट इक्वल विद द अमाउंट फॉर अल्टरनेटिव यूज। मतलब कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमें एटलीस्ट उन्हें उतनी तो पेमेंट करनी है जितनी उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम उससे कम पे करेंगे तो वो किसी और ऑप्शन में भाग जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा पे हो रहा होगा।
The factor will quit and get employed in a better paying alternative. That is called the opportunity cost. नेक्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट. ये हमें मदद करता है हमारे इकोनॉमिक रेंट को निकालने में, डिटरमाइन करने में. कैसे कि भाई जो मेरी टोटल अर्निंग है उस फैक्टर से मेरे को जो एक्चुअल अर्निंग अर्न हो रही है, अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी इकोनॉमिक रेंट हमारा निकल के आ जाएगा. क्या बोला इन्होंने, अगर हमें अपनी इकोनॉमिक रेंट निकालनी है तो हम अपने उस फैक्टर की अर्निंग में से अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारी इकोनॉमिक रेंट निकल के आ जाएगा. और ये वाइडली यूज किया जा रहा है हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा. नेक्स्ट वन है डिसीजन रिगार्डिंग कंजप्शन पैटर्न. ये क्या मदद करता है, हमारे कंजप्शन पैटर्न में भी मदद करता है कि अगर आप चाहते हो एक प्रोडक्ट का कंजप्शन करना तो आपको दूसरे प्रोडक्ट का कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. आपको एक रेशियो बना के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, इनकम है हमारी, वो क्या है, कांस्टेंट है. द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी सजेस्ट दैट गिवन मनी इनकम, ये क्या करती है, हमारे पास जो लिमिटेड इनकम है उस गिवन इनकम में हमें एक प्रपोर्शन बनाना है, एक रेशियो बनाना है कि हमें अपना कंजप्शन पैटर्न कैसे रखना है. अगर आप चाहते हो एक कंजप्शन पैटर्न को बढ़ाना तो आपके दूसरे वाले प्रोडक्ट के कंजप्शन पैटर्न को कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज. If a consumer choose to have more of one thing, he has to more of one thing, he has to less of the other. और वो चाहता है एक को बढ़ाना तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा. Hence, with the help of opportunity cost, he decides the consumption pattern. उस opportunity cost की मदद से हम एक consumption pattern को define कर पाते हैं. That is which goods should be consumed and in what quantity. कि कौन से goods को किस quantity में हमें उसका consumption करना है with the help of opportunity cost. नेक्स्ट वन इज डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्लान. और ये हमें मदद करता है, एक प्रोड्यूसर को मदद करता है, एक मैन्युफैक्चरर का मदद करता है कि कौन से अमाउंट का वो प्रोडक्शन करे. अगर वो चाहता है एक का प्रोडक्शन बनाना तो दूसरे का घटा दो, बिकॉज वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज. हमारे पास इतनी सी लैंड है, अगर आप चाहते हो, पहले आप राइस और वीट का बराबर कर रहे थे, पर अगर आप चाहते हो राइस का बढ़ाना तो वीट का कम कर दो ना. एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन है डिसीजन रिगार्डिंग नेशनल प्रायोरिटीज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मदद करता है कि हमारी नेशनल की क्या क्या प्रायोरिटीज है. इफ अ कंट्री डिसाइड दैट मोर रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टू आर्म्स प्रोडक्शन देन लेस विल बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस सिविलियन गुड्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा नेशन चाहता है कि हम आर्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आर्मी की जो नीड्स है, उनको ज्यादा फुलफिल करें एज पर दी सिविलियन, तो हमें उनके प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा और उसको वो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. In this situation, a choice will have to be made between the arms production and the civilian goods. The concept of opportunity cost helps in making such choices. और opportunity cost हमें इन choices को मदद करने में, लेने में मदद करता है. Next one is private cost and social cost. Private cost means the cost of production borne by the private sector enterprises. But social cost मतलब कि भाई जो भी सोसाइटी को खर्चा बियर करना पड़ रहा है, किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, प्रोड्यूसर की वजह से, क्योंकि वो केमिकल्स वगैरह क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है नदियों में, एयर के थ्रू सब कुछ जा रहा है, जिससे कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, जो हमारी सोसाइटी है, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है. तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है. अब हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 2 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक कॉस्ट कर्व का बिहेवियर पता लगेगा कि कौन कौन सा जो कॉस्ट होती है उनका कैसा कैसा बिहेवियर होता है. तो अब हम पढ़े, सबसे पहली कॉस्ट आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट, मैम What do you mean by fixed cost? बेटा हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में पढ़ा था कि भाई फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को हम शॉर्ट रन में क्या करते हैं, यूज करते हैं. जब हम शॉर्ट रन में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हम दो फैक्टर्स को यूज करते हैं, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर मतलब जो बिल्कुल फिक्स्ड है, चाहे आप अपना कितना भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन बढ़ा लो तो उस पे आपकी जो कॉस्ट रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी.
पर वेरिएबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स में भी क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी, उसमें भी चेंज आएगा। तो अगर हम फिक्स्ड फैक्टर को पेमेंट करने के लिए जो भी पैसा बेयर करेंगे दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर को जो भी पेमेंट होगी दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब पहले हम फिक्स कॉस्ट पढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब दैट इज फिक्स, चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन कर ले, चाहे मैं 0 का प्रोडक्शन करूं तब भी मुझे 10 रेंट भरना है, 100 रुपए का रेंट भरना है, चाहे मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन करूं तब भी मुझे 100 करना है, चाहे मैं 2 यूनिट करूं तब भी मुझे 100, चाहे मैं 3 यूनिट करूं तब भी मुझे 100, मतलब दैट इज फिक्स, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूं एक कमरे की, फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऑडिटोरियम ले रखा है भाई, जिसका किराया 50,000 रुपए है पर मंथ। अब उसमें एक भी बच्चा ना पढ़े तब भी मुझे 50,000 भरने, एक बच्चा पढ़े तब भी 50,000, 100 बच्चे पढ़े तब भी 50,000, 40 बच्चे पढ़े तब भी 50,000, 1,000, 2,000, 3,000, कितने भी बच्चे बढ़े भाई, तो मेरे को उसमें 50,000 ही रेंट भरना है। पर हाँ, ये नहीं कि भाई आप 10 करोड़ बच्चे पढ़ाओगे, 1 लाख बच्चे पढ़ाओगे तो उसमें आ जाएंगे। भाई कैपेसिटी भी तो मैटर करती है, जितनी उसकी कैपेसिटी, अगर आप उतना उसमें प्रोडक्शन करते हो तो आपको फिक्स्ड ही अमाउंट ऑफ रेंट पे करना पड़ेगा। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, डायग्राम की बात करूं, तो ध्यान से देखना, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, या मेरा 0, ये मेरा है आउटपुट, जिस भी चीज का मैं प्रोडक्शन कर रही हूं। यहां पे मेरा कॉस्ट, ठीक है, ये मेरी क्या है, कॉस्ट। अब 1 2 3 4 5 6 20 40 60 80 100। अब मैं 1 का प्रोडक्शन करूं तब भी 100, 2 का प्रोडक्शन करूं तब भी 100, 3 का करूं तब भी 100, 4 का करूं तब भी 100, 5 का करूं तब भी 100, 6 का करूं तब भी 100। तो भाई देखा आपने कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट है बिल्कुल पैरेलल टू OH एक्सिस। भाई चाहे मैं कितने भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करूं, मेरी फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। फिक्स फैक्टर्स को पेमेंट करने के लिए जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्या कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैम, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो वेरी कर रही है, चेंज करे, दैट इज राइट। भाई ऐसी कॉस्ट जो वेरी कर रही है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आएगी, रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं होगा। 1 यूनिट कर रहे हो तो थोड़े रॉ मटेरियल ज्यादा, 2 यूनिट कर रहे हो तो ज्यादा कॉस्ट, 3 यूनिट तो ज्यादा कॉस्ट, 4 यूनिट तो ज्यादा कॉस्ट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ते हुए जाएगी, बढ़ते हुए जाएगी। सबसे पहले हम इसकी टेबल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके डायग्राम को देखेंगे। असली खेल तो इसके कर्व में है, आप जरा देखना क्या उस कर्व में, क्या इस कर्व की वेरिएबल कॉस्ट की इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। 3 4 5 6 ये हमारे आउटपुट है और यहां पे हमारा कॉस्ट 0 10 18 24 28 32 एंड 38, 32 एंड 38। तो देखना, अब ये वेरिएबल कॉस्ट है, अगर मैं एक भी प्रोडक्शन ना करूं तो भाई मेरी कॉस्ट ही 0 आएगी। मैं अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रही तो मेरी जो रॉ मटेरियल जो परचेज कर रही 0, नेग्लिजिबल, बिल्कुल नल। अगर मैं 1 यूनिट का प्रोडक्शन करती हूं तो भाई रॉ मटेरियल तो ज्यादा आएगा, रॉ मटेरियल ज्यादा आएगा तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। जब 2 का लिया तो 18, जब 3 का लिया
24, जब 4 का लिया 28, जब 5 का लिया 32, जब 6 का लिया डेट इज 38। तो देखा आपने, अगर मैं देखूं यहाँ पे 10 का चेंज आया, यहाँ पे 8 का चेंज आया, यहाँ पे 6 का चेंज आया, यहाँ पे 4 का चेंज आया, यहाँ पे 4 का चेंज आया, यहाँ पे 6 का चेंज आया। तो आपने देखा हो गया कि हमारा जो टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ता है, पहले तो वो इंक्रीज होता है, पहले तो वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। यहां पे आपका टीवीसी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। कैसे? डिक्रीजिंग रेट से। फिर आपका टीवीसी यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट। फिर टीवीसी आपका बढ़ तो रहा है, किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमें पढ़ा था कि जो हमारा टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, वो बढ़ता है पहले इंक्रीजिंग रेट से। जब आपने एक का प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर और ऐड करा तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ा। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को ऐड कर रहे थे वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। पर यह बात ध्यान रखना, शुरू में जो लेबर होते हैं वो कम कॉस्ट में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ना करने से अच्छा अगर कुछ काम मिल जाए एट अ लो कॉस्ट, वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी कॉस्ट आती है शुरू में वो बढ़ती तो है, कॉस्ट बढ़ती तो है पर एट अ डिक्रीजिंग रेट। पर जैसे जैसे आपका वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहे थे वैसे वैसे आपका टोटल प्रोडक्शन कम हो रहा था। आपने देखा था क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स होते हैं, एक टाइम के बाद बिल्कुल आराम में हो जाते हैं कि भाई उन्हें पता है अब उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ वेजेस पहले से ज्यादा तो मिल ही रहा होगा। जो हमने पढ़ा था सप्लाई ऑफ लेबर, किसका? सप्लाई में, सप्लाई चैप्टर में एक्सेप्शन पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, जो बैकवर्ड बेंटिंग था कि भाई शुरू में लेबर 10 घंटे काम करता है, 12 घंटे करता है, 13 घंटे करता है, फिर एक टाइम के बाद जब उसकी इनकम बढ़ने लगती है तो वो अपने वर्किंग आवर्स को घटा देता है और उसको तब भी सेम अमाउंट ऑफ या उससे ज्यादा ही वेजेस प्रोवाइड होती है। लॉ ऑफ वेरिएबल की के वजह से ही आपका टीवीसी शुरू में बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है पर एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि आप शुरू में जो आपके लेबर से लो अमाउंट में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। फिर आगे जाके जाते 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 आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगती है, दैट इज इंक्रीजिंग रेट। टीवीसी बढ़ा पहले डिक्रीजिंग रेट से, फिर टीवीसी बढ़ तो रहा है किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करती हूं, एज सिंपल एज दैट, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे भी कॉस्ट, हमारे यहां पे आउटपुट, यहां पे 0, अगर जब मेरा प्रोडक्शन 0 है, जब मेरा प्रोडक्शन 0 है तो मेरी कॉस्ट भी 0। पर आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो, आपका जो टीवीसी है वो इंक्रीज होता है किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। पर जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगती है। दैट इज कॉल्ड द टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, दैट इज एस शेप्ड। किस शेप्ड का होता है? ये एस शेप्ड का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज हो रहा है, होता है इंक्रीजिंग रेट से, तब हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही होती है पर डिक्रीजिंग रेट से। फिर जब आपका टोटल प्रोडक्शन कम होने लगता है तो हमारी जो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़ने लगती है। दे आर अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टीपी एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो एस शेप का होता है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है पर किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ इंक्रीजिंग रेट।
तो हमें यहाँ पे बेसिकली दो फेजेस देखने को मिले। अगर मैं बात करूं, एक टेबल बनाते हैं हम एज सिंपल अपने टोटल कॉस्ट का। हमें पता है जो मेरी टोटल कॉस्ट होगी, अगर मैं बताऊं आपको टोटल कॉस्ट मतलब कि भाई जो टोटल कॉस्ट आ रही है या तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट निकालनी है कि टोटल खर्चा उसमें कितना आया, मैं अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, इजी सिंपल करते हैं। तो यहां पे हमारा आउटपुट होगा, यहां पे हमारी फिक्स कॉस्ट के चैप्टर में एक ही टेबल रखेंगे, उसी से हम अपने पूरे चैप्टर ऑफ कॉस्ट चैप्टर को समझेंगे। टेबल एक ही रहना आसानी रहेगी, बार बार टेबल चेंज करेंगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है टेबल चेंज करने में। एक ही टेबल से हम अपनी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, अपनी मार्जिनल कॉस्ट सबको निकालेंगे। यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 10 10 10। चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो भाई, लैंड तो हमारी सेम ही रहेगी। एक करो तब भी 10, ना करो तब भी 10, 5 करो तब भी 10, 6 करो तब भी 10। पर वेरिएबल कॉस्ट अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते वो तो हमारे हाथ में है भाई। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारे हाथ पे होती है, कंट्रोलेबल होती है। पर अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं वो अनकंट्रोलेबल होती है, हमारे हाथ में, हमारे बस में वो खर्चा नहीं होता है। 0, 10, 18, 24, 28, 32 एंड 38। अब मैं बात करूं, अगर आपका आउटपुट 0 है तो तब भी आपकी कुछ फिक्स कॉस्ट तो रहेगी, तो इसलिए आपकी टोटल कॉस्ट 10। 10 और 10 20, 10 और 18 28, 34, 38, 42 एंड 48। ये हमारा टोटल कॉस्ट का शेड्यूल हुआ कि भाई अगर आपकी कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। पर आपको वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं बियर करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स अमाउंट तो ऐड होगा, आपका लैंड का खर्चा तो ऐड होगा ही होगा। पर अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, कर्व्स की बात करूं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। पर लॉजिक है, लॉजिक समझना इसके पीछे। डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे हमारा आउटपुट यूनिट लिखो या आउटपुट लिखो। यहाँ पे आपकी कॉस्ट में आ गई तीनों, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हमें पता है चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। इसको हम ऐसे नहीं अपने टेबल से बनाते हैं, टेबल से जो हमने शेड्यूल तैयार किया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। गैप लेते हैं हम अपने 10-10 का, 10-10 का गैप लेंगे अपने वाई एक्सिस पे। 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमारा 50। अब आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट रहेगी वो बिल्कुल फिक्स्ड ही है। आप उसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आ सकते, ये वेरी नहीं करती है एज पर दी प्रोडक्शन। पर वेरिएबल कॉस्ट अगर आपने 0 करी तो 0, अगर आप
और बढ़े तो बढ़ेगी, बट शुरू में ये क्या करती है, ये बढ़ती है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, फिर बाद में ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगती है। पर अगर मैं बात करूं टोटल कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट आपकी जीरो से नहीं बढ़ेगी। क्या आपने जीरो आउटपुट करा तो आपकी टोटल कॉस्ट जीरो थी? नहीं, उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्लूड थी, आपकी फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपका जीरो आउटपुट है तब भी आपको अपनी 10 रुपए की फिक्स कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व होता है वो पैरेलल होता है किससे, आपके वेरिएबल कॉस्ट से। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ये हमारा डायग्राम है, बिल्कुल इजी से समझ में आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ी इस लेवल तक, इस पॉइंट तक बढ़ी, वो किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रीजन बता दिया है, बार बार आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपका टीवीसी बढ़ता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो घट रहा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है। क्योंकि एक टाइम के बाद जो हमारे लेबर्स होते हैं वो लेजर में आते, आराम रिलैक्स करने लगते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको वेजेस पहले से ज्यादा मिल ही रहे आपने, क्योंकि वर्किंग आवर घटा दिया तब भी। और टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है, इसलिए हमने इसको 10 से स्टार्ट करा, जीरो से जीरो नहीं। अगर जीरो प्रोडक्शन तब भी आपको अपनी फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। पर आपने देखा होगा फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड है। टीवीसी, जो हमारा टीवीसी है वो एस शेप का है, तो टीसी क्यों हुआ, टीसी किस रीजन की वजह से हुआ है शेप का, इस वजह से हुआ क्योंकि चेंज किस में आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में। क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल क्या है, फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सेम अमाउंट से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। अगर आपका चेंज आ रहा है 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, तो भाई किस वजह से आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। जिस प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है उस प्रपोर्शन से आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। दैट इज द रीजन टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इन अ shaped but not start with origin, पर वो origin से start नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉस्ट, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। आपने टेबल से इसको भी समझेंगे, फिक्स कॉस्ट, और ये रही हमारी एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। 0 का प्रोडक्शन करा तब भी 10, 1 का प्रोडक्शन करा तब भी 10, 2 का प्रोडक्शन करा तब भी 10, 3 का करा, 4 का करा, 5 का करा, 6 का करा, तब भी 10 ही आपको आपकी फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। पर जो आपकी ऑन एन एवरेज आएगी, ऑन एन एवरेज, क्योंकि आपका जो न्यूमिनेटर है बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो आपकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होते रहेगी। पर आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे हो जाएगी? हाँ, 0.14, 0.12 वैल्यू चेंज होएगी, वैल्यू जीरो के आगे कुछ ना कुछ आएगी, पर एग्जैक्ट जीरो कभी भी नहीं होगी। आपको आपकी जो फिक्स कॉस्ट है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती, इसलिए आपकी एएफसी भी पर यूनिट की कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती। एएफसी निकाला 10 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 10, 5, 3.3, 2.5, 2 एंड 1.67। तो देखा आपने कि जो आपका एएफसी है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। कुछ जीरो के बाद 14, 12, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 19 कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिखेगी। कभी भी आपका जो एएफसी है वो क्या जीरो नहीं होगा, पर हाँ डिक्रीज होता रहता है। तो देखा आपने यहाँ पे आपका जो एएफसी का डायग्राम होगा, जो आपका एएफसी का कर्व होगा वो इस शेप का होगा, इस शेप का। इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
क्योंकि भाई ये कभी भी आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सर्टेन होती है, वो जीरो नहीं होती है। आप जीरो भी प्रोडक्शन कर रहे होते हो तब भी आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, इसलिए आपकी जो एएफसी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी आपके एक्स एक्सिस को वो कभी भी टच नहीं करेगी एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इसका शेड्यूल देखें, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आ रहा है पर यूनिट, पर आउटपुट, वो हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो आउटपुट और यहां पे वेरिएबल कॉस्ट और यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम ये बात करें 0, 1, टेबल हम हर एक उसमें सेम रखेंगे, चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, आउटपुट सेम रखेंगे और उससे ही हमारे सारे टेबल, सारे जितने भी कॉस्ट है वो निकल जाती है। 0 पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट 0, फिर 10, फिर 18, 24, 28, 32 and the next one is 36। अब हम अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट को निकाले, 0 पे 0 कुछ भी नहीं, 10, 18 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, डेट इज 9, 8, 7, 6.4, 6.3, आपको और आगे बढ़ने के लिए ये 38 है, 46 एंड 62, क्योंकि हमें इससे हमारे वेरिएबल कॉस्ट का एक्चुअल डायग्राम हमें पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट शुरू में तो बढ़ती है पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था शुरू में घटता है, इंक्रीज होता है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, फिर वो भी बढ़ने लगता है। इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी शुरू में तो घटती है पर एक पॉइंट के बाद वो भी बढ़ने लगती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि जब हमारी पर यूनिट की शुरुआत में जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, पर जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन हम मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं तो टोटल टीपी हमारा कम होने लगता है, पर हमारा जो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है। That is 6.6 all around and that is 7.7। अगर मैं इसके डायग्राम को देखूं क्लियरली दिखेगा आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारी कॉस्ट, यहाँ पे हमारा आउटपुट। अगर मैं देखूं कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है शुरू में तो घटता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो भी बढ़ने लगता है। शुरू में तो घट रहा है, शुरू में आपका जो ये है ये घट रहा है क्योंकि पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो शुरू में कम आती है, क्योंकि आपके जो लेबर्स है लो वेजेस में भी वर्क करने को तैयार होते हैं, पर जैसे जैसे आप मोर एंड मोर लेबर्स को यूज करते हैं, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हो, टोटल प्रोडक्शन तो कम होने लगता है पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट की या टोटल में वो बढ़ने लगती है। जब हमने देखा था टीवीसी पहले इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, पर एक पॉइंट के बाद वो भी बढ़ता तो है पर एट अ इंक्रीजिंग रेट। तो ये हमारा सिंपली टीवीसी का ये हमारा डायग्राम होता है ऐसे। अब जितने भी कॉस्ट है वो हम अपने, जितने भी कर्व्स हैं और जितनी भी कॉस्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो किस टाइप की होती है, उनका क्या क्या बिहेवियर होता है।